मैं नायक मिश्रा 11 आवर न्यूज़ के माध्यम से आपके बीच फिर से उपस्थित हूँ। आज मैं चर्चा करूँगा बिहार विधानसभा 2020 के सबसे प्रमुख क्षेत्र माने जाने वाले बरबीघा विधानसभा के ऊपर। इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजनीति में वर्तमान परिप्रेक्ष्य और साथ ही साथ इसकी महत्ता क्या है, आखिर क्यों हम इस पर चर्चा करेंगे, इस विषय पर गंभीरता से विचार विमर्श करेंगे। चंद समय हम आपसे लेंगे और इस समय में सारी प्रमुख बातें आपके सामने पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बिहार विधानसभा के एक छोटे से विधानसभा बरबीघा संख्या 170 की आखिर प्रमुखता क्या है और ये प्रमुखता है तो क्यों है, इस पर आइए चर्चा कर लेते हैं। आज़ादी के पहले बिहार स्वतंत्रता संग्राम में भी प्रमुख भूमिका निभाया है। जब इसकी राजनीति पे चर्चा करते हैं तो बरबीघा की धरती से ही बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री यहां से निकले, बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। स्वाभाविक सी बात है कि जिस छोटे से क्षेत्र ने बिहार को अपना प्रतिनिधि दिया है तो वह विधानसभा क्षेत्र निश्चित तौर पर प्रमुख स्थान रखेगा। तो ऐसी स्थितियों में केवल एक यही आधार बनाया जाए, बात ये नहीं। बात यह है कि गाहे बगाहे विभिन्न ऐसे मौके आए हैं जब यहाँ के चुने हुए राजनीतिक चेहरों ने बिहार की दशा और दिशा को निर्धारित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। इसमें डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के अतिरिक्त उनके साथी रहे श्री कृष्ण मोहन प्यारे सिंह उर्फ लाला बाबू का नाम आता है। आगे बढ़ने के बाद यह स्थान हमारे राजू बाबू का आता है। इन सभी चेहरों ने बिहार की राजनीति में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आइए हम चर्चा करते हैं सबसे पहले कि यह बरबीघा विधानसभा का इतिहास क्या रहा है। बरबीघा विधानसभा संख्या 170 वर्तमान में नवादा लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसके अंतर्गत कुल 22 पंचायत आते हैं, जिसमें 10 पंचायत बरबीघा प्रखंड के हैं, 7 पंचायत इससे सटे शेखोपुर सराय के अंतर्गत हैं और 10 पंचायतों को शेखपुरा प्रखंड से काटकर बरबीघा विधानसभा क्षेत्रों में शामिल किया गया है। तो 10 बरबीघा, 7 शेखोपुर सराय और 10 काटकर मिलाए गए 10, 7, 17 और 10 27 पंचायत इसमें हैं। इन 27 पंचायतों में 2011 की जनगणना के आधार पर 2,28,305 मतदाता टोटल यहाँ रजिस्टर्ड हैं पिछले बार के तहत, और ये सभी मतदाताओं के लिए मतदान के लिए मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कुल 234 मतदान केंद्र हैं, जो संभावित तौर पर नए मतदाताओं की संख्याओं को ऐड करने के बाद, मतदाताओं की संख्या बढ़ने के बाद स्वाभाविक सी बात है मतदान केंद्र भी संख्या बढ़ने की संभावना है और ये लगभग 60 से 65 की संख्या इस बार बढ़ेगी। यानी 234 में अगर हम 65 जोड़ भी लें तो अबाउट 300 पोलिंग बूथ इस बार इस्टेब्लिश होंगे, जिस पर मतदान की प्रक्रिया में लोग शरीक होंगे। अब आइए चर्चा करते हैं कि इतिहास क्या है। तो इतिहास भारत की आज़ादी के बाद जब संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया तो 1951-52 में हुए निर्वाचन में सबसे पहली बार यहाँ शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी श्री कृष्ण मोहन प्यारे सिंह उर्फ लाला बाबू सबसे पहले विधायक बने 1951-52 के निर्वाचन में। उसके बाद बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह 1957 में यहाँ से निर्वाचित किए गए। काल जैसे जैसे बढ़ता गया सभी, लेकिन एक बात इस पर गौर करने की बात है कि जितने भी नाम ले रहे हैं वो प्रमुख चेहरे सभी के सभी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। यानी उस समय तो खैर इतिहास 1850 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई हुई तो सबसे पुरानी पार्टी, सबसे व्यापक जनाधार की पार्टी, अक्सर जितने भी प्रतिनिधि हुए हर जगह हुए, बरबीघा विधानसभा उससे छूता नहीं रहा और बिहार की भूमि रही, जन्मभूमि रही बरबीघा, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ की मिट्टी में कांग्रेस जुड़ा हुआ है। तो एक कालक्रम चलता रहा कांग्रेस का और ये कालक्रम चलता रहा लाला बाबू के समय से होते हुए, श्री कृष्ण सिंह से होते हुए, लीला देवी, एस सिन्हा, शिवशंकर सिंह, राजू बाबू यहाँ से चुने गए 1972 में। फिर नैन तारा दास आए, सबसे लंबा काल विधायक
के रूप में यहाँ रहा कांग्रेस नेता महावीर चौधरी जी का। वो 3 बार यहाँ से विधानसभा पहुँचे, 1980 से 85 तक, फिर 85 से 90 तक में, फिर 90 से 95 तक में, और 85 से 90, 90 95 और 95 से 2000, ये 3 बार वो विधानसभा यहाँ से कांग्रेस की सीट पर से विजयी हुए, मंत्री भी बने। उनको लंबा अनुभव हुआ, यह रिकॉर्ड किसी और के पास नहीं है। इसके बाद उनके बेटे अशोक चौधरी 2000 में यहाँ से जीते, कांग्रेस की ही सीट से, कांग्रेस की ही टिकट पे। लालू जी के शासनकाल में उन्होंने गृह कार्य मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। गहरी पैठ, चूंकि पिताजी से विरासत में मिली राजनीति और यहाँ से 15 साल पिताजी के साथ क्षेत्र में घूमने का तजुर्बा, यहाँ की लोकप्रियता अशोक चौधरी जी की कहनी क्या। तो ये कांग्रेस का एक ढर्रा कंटिन्यू चलता रहा। और 2005 में आप यहाँ की जनता और बिहार प्रदेश की जनता सब जान रहे होंगे कि रामविलास पासवान जी ने चाबी अपने पास रख ली, और जिन लोगों ने यहाँ से जीता बिहार विधानसभा के निर्वाचन में, तो किसी को शपथ ग्रहण करने का भी अवसर नहीं मिला और चाबी लेकर टहलते रह गए पासवान जी। ऐसी स्थिति में 2005 में पुनः निर्वाचन हुआ, और 2005 के निर्वाचन के बाद कांग्रेस को सबसे पहला झटका लगा और यह रिकॉर्ड तोड़ा। जनता दल यूनाइटेड के प्रतिनिधि और प्रत्याशी रहे प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर रामसुंदर राम कनौजिया, आर कनौजिया ने। उन्होंने सबसे पहले किला को भेद दिया, कांग्रेस के किला को भेदते हुए, और उन्होंने सफलता पाई और विधानसभा पहुंचे। उसी से सटे हुए साल, यानी कि फिर अगले साल 2010 में कनौजिया जी को पता नहीं क्यों जदयू को चेहरा बदलने की लगता है एक आदत सी रही है। विजयी उम्मीदवार थे लेकिन फिर भी उनको हटाया गया, और वहाँ के बाद सर गणेश दत्त के खानदान से आने वाले, उनके उत्तराधिकारी माने जाने वाले गजानंद शाही यहाँ आए, उर्फ मुन्ना शाही। 2010 में उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक अशोक चौधरी को उन्होंने पराजित किया। गजानंद शाही को फिर टिकट नहीं मिली 2015 में आंतरिक राजनीति की वजह से, और यहाँ महागठबंधन हो जाने के बाद जदयू और कांग्रेस के बीच में यह सीट कांग्रेस को चली गई, और फिर से कांग्रेस ने जो भेदा गया था किला, उसने कांग्रेस को की गरिमा को फिर से पुनर्स्थापित किया। तो ये ऐतिहासिक परिस्थिति रही 1951 से चलकर 2020 तक। चूंकि 2015 में जो जीते सुदर्शन जी, 2020 के इलेक्शन तक वो विधायक यहाँ के रहे। तो 51 से चलने वाला इतिहास 2020 तक इस प्रकार से जनप्रतिनिधि जो निर्वाचित हुए, जिसमें सबसे लंबा समय कांग्रेस का रहा। अब वर्तमान परिस्थिति, जैसा कि मैंने आपको सूचित किया, 2,28,000 मतदाताओं के लिए 234 बूथ जो अभी तक निर्धारित है, जिसकी संख्या बढ़ने की संभावना है 60 से 65 के आसपास, उस पर यहाँ के टोटल मतदाता अब मतदान करेंगे 27 पंचायतों के, जिसमें सर्वाधिक सवर्ण क्षेत्र माना जाता है। और इन सवर्ण क्षेत्रों में सर्वाधिक संख्या यहाँ भूमिहार बहुल क्षेत्र और सवर्ण में सबसे बड़ी संख्या उनकी है। तो अभी तक जितने भी प्रत्याशी यहाँ से जीते हैं, उसमें स्वाभाविक सी बात है सबसे ज़्यादा संख्या उसी जाति की रही है। हालांकि जब रिजर्व सीट स्थापित हुआ तो लीला देवी शेड्यूल कास्ट के सीट से, अनुसूचित जाति के सीट से जीती, नैन तारा दास शेड्यूल कास्ट के सीट से जीते, महावीर चौधरी जीते तो शेड्यूल कास्ट के सीट से जीते, अशोक चौधरी जी पहली बार जब जीते थे तो उन्होंने भी शेड्यूल कास्ट के रूप में ही जीता था, उसी कोटि के हिसाब से। रामसुंदर राम भी शेड्यूल कास्ट की ही सीट से जीते, और फिर सवर्ण क्षेत्र हो गया तो गजानंद शाही जी और मुन्ना शाही जी और सुदर्शन जी सवर्ण क्षेत्र के सवर्ण सीट से जीते। अभी भी इस बार सवर्ण सीट की ही बात आएगी। तो सुदर्शन जी को पिछली विधानसभा में 46,406 मत मिले थे, और उन्होंने समाजवादी नेता और राजग गठबंधन से आने वाले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से रहे प्रत्याशी रहे शिव कुमार जी को उन्होंने 30,000 उन्होंने प्राप्त किया था। शिव कुमार जी ने 30,679 मत, और वो पराजित हुए थे, तकरीबन 15,000 के मत से वो पराजित हुए थे। लगभग इसी से मिलती जुलती कहानी, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हुई थी, बहुत कम मतों के अंतर से शाही जी ने जीता था और अशोक चौधरी जैसे कद्दावर नेता को पराजित किया था। गजानंद शाही को अपने 2010 में 24,136 मत प्राप्त हुए थे टोटल, जबकि उनके सामने प्रतिद्वंदी रहे अशोक चौधरी जी कांग्रेस के 21,089 मत उनको प्राप्त हुए थे। तो इस प्रकार से विगत 2 बार के चुनावों में
जब कांग्रेस ने अपनी सत्ता खोई, जदयू ने स्थापित किया अपने आप को, फिर कांग्रेस पुनः सत्ता में आई जदयू को हरा, रालोसपा को हरा करके। तो ये काल रहा बरबीघा विधानसभा का। अब रह गई बात कि ये इतिहास जो है इसमें अब क्या वर्तमान ऐसी स्थितियां हैं, ऐसे कौन से मसले हैं जिस पर कि चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है और यहाँ के लोगों के बीच इसके प्रति जिज्ञासा बनी हुई है। तो इस बात की चर्चा खुल के तब की जा सकती है जब हम वर्तमान राजनीति पर जो समझते हैं उसको बेबाकी से स्वीकार करें और उस पर अपनी बात रखें। तो बेबाकी से क्या? तो देखिए, सच्चाई यह है कि लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बार की लड़ाई प्रदेश स्तर पर पुनः दो ध्रुव के बीच में होगी, एक राजग, दूसरा महागठबंधन। लेकिन अगर थोड़ी सी निगाह को पैनी की जाए तो तीसरा छोटे छोटे जो अन्य प्रत्याशी 2000, 1000, 5000, 4000 मत लाने वाले हैं, ये सभी इकट्ठे होकर तीसरा ध्रुव का निर्माण करते हैं जो किसी भी प्रत्याशी के हार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक चीज और, प्रत्याशियों के मनोनुकूल नहीं पाए जाने पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो नोटा का बटन दिया गया है, यह विभिन्न जगहों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो कहीं कहीं तो ऐसी परिस्थितियां आई है कि कुछ निर्दलीय और राजनीतिक पार्टियों के भी उम्मीदवारों से ज्यादा मत नोटा में डाले गए हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में नोटा और निर्दलीय की भूमिका को भी इनकार नहीं किया जा सकता। वो अपने मतों की संख्या अगर अलग कर ले तो जीत हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो इस प्रकार से इन सभी विषयों पर विचार विमर्श करते हैं और आइए वर्तमान पर चलते हैं। महागठबंधन में कितनी पार्टियां, कौन कौन चेहरे, कैसे क्या भूमिका, आने वाले समय क्या हो सकता है, और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर कितने चेहरे हैं, उनकी पार्टियों से उभरने वाले कौन कौन से चेहरे प्रत्याशा में हैं, संघर्ष कर रहे हैं चुनावी दंगल में उतरने के लिए, और इन सभी पहलवानों के बीच जीत किसकी होगी ये तो देखने की बात होगी। लेकिन वर्तमान में क्या है स्थिति। और दूसरी बात, थोड़ी सी चर्चा हम बरबीघा विधानसभा के स्थानीय समस्याओं पर और उनके भूतकाल यानी कि अतीत में किए गए कार्यों और वर्तमान की स्थितियों पर चर्चा करेंगे। तो चूंकि बात सत्ता की है सबसे पहले, तो आइए हम सबसे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बारे में विचार करते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में नेतृत्व जदयू कर रहा है। सहयोगी पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, और ये सभी उनके सहयोगी हैं। जैसा कि मैंने भी कहा कि नवादा लोकसभा के अंतर्गत आने वाला बरबीघा विधानसभा, यहाँ के सांसद लोजपा के चंदन सिंह हैं, और चंदन सिंह की अपनी एक दावेदारी उनकी पार्टी के माध्यम से बरबीघा विधानसभा क्षेत्र को लेकर के है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने भी ऐलान कर रखा है कि उन्हें तकरीबन अच्छी खासी सीट बिहार प्रदेश स्तर पर चाहिए। उनकी मांगें जायज़ मानी जा सकती है क्योंकि संसदीय क्षेत्र उनका होने के कारण कोई भी एक क्षेत्र विधानसभा में ऐसा नहीं है जहां उनके प्रतिनिधि हैं। तो निश्चित तौर पर सवर्ण क्षेत्र होने के नाते यहाँ से एक सवर्ण प्रतिनिधि के रूप में उनकी अगर मांग है तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो लोजपा की मांग सशक्त दावेदारी को इंगित करता है, इसमें कहीं कोई दाग नहीं है। भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है। पिछली बार भी राजग गठबंधन से यहाँ रालोसपा ने शिव कुमार जी को उतारा था, लेकिन भाजपा खुद कभी भी अपनी प्रत्याशी को नहीं दिया है, लेकिन संघर्ष में लोग लगे हुए हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, विभिन्न राजनीतिक हलकों से चर्चा चली है कि इस बार भाजपा भी अपने आप की दावेदारी इस क्षेत्र के लिए रखेगी। लेकिन अभी होगा क्या, उच्च स्तरीय कमेटी जो बैठक कर रही है वो कर क्या रहे हैं, होगा क्या, ये देखने की बात है। रह गई बात जदयू की, तो जैसा कि मैंने बता दिया कि कनौजिया जी से शुरू हुआ काफिला गजानंद शाही के होते हुए तब यह क्रम टूटा जब यह महागठबंधन में पार्टी चली गई और कांग्रेस को यह सीट चली गई। लेकिन इस बार फिर महागठबंधन है नहीं, कांग्रेस साथ में है नहीं, और कांग्रेस के विधायक जदयू में आ गए हैं, सदस्यता ले लिए हैं, तो उनकी दावेदारी जदयू से भी बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या जदयू के ही लोग रहेंगे, जदयू के ही प्रत्याशी इस गठबंधन से आएंगे, या लोजपा की ये जो मांग है कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि कम से कम बरबीघा विधानसभा से उनके होने चाहिए, तो ये बरबीघा विधानसभा लोजपा के पाले में जाएगा, या राष्ट्रीय पार्टी एक बड़ी पार्टी अपनी दावेदारी ठोक करके कहती है कि बहुत बार आप लोगों को मौका दिया, एक मौका हमें भी मिलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में करवट किस रूप लेगा ऊंट, ये देखना होगा। तो आइए चर्चा करते हैं कि इन सभी पार्टियों के प्रमुख कौन से चेहरे हैं जो नूरा कुश्ती में इस दंगल में उतरने के लिए नूरा कुश्ती कर रहे हैं। तो जदयू से सबसे पहला नाम स्वाभाविक सी बात है कि पदेन निवर्तमान विधायक होने जा रहे सुदर्शन जी का है, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ करके पाला बदल करके वो आ गए हैं जदयू में। चूंकि
46,000 मत उन्होंने पिछली बार महागठबंधन से लाया था, तो दावेदारी ऐसे भी सशक्त है। दूसरा, उनका बैकग्राउंड, राजनीतिक पृष्ठभूमि, राजू बाबू के पोते, संजय बाबू के और सुनीला देवी जी जैसे शख्सियत के सुपुत्र, तो स्वाभाविक सी बात है, खुद भी 5 साल का तजुर्बा, जीत हासिल करके गए हैं, और तो इस तरह से उनकी पृष्ठभूमि को देखते हुए उनकी दावेदारी से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसलिए भी इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि एक राजनीतिक हलकों में स्थानीय और प्रदेश स्तर से चर्चा छन कर आ रही थी कि नीतीश कुमार जी की इच्छा से ही उन्होंने अनुमति प्राप्त होने के बाद और आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद ही उन्होंने जदयू की सदस्यता ली है। तो यहाँ अगर भाषा को समझी जाए तो आशीर्वाद प्राप्त होने का मतलब सीधा संबंध यहाँ टिकट से हो जाता है। लेकिन अब यही है कि जब तक कि टिकट कन्फर्म नहीं होता है तो हम तो बस कयास लगा सकते हैं, जनता की बातों को आपके नज़दीक अपने अंदाज में रख सकते हैं। तो पहला नाम सुदर्शन जी का आता है। दूसरा नाम आरसीपी के बेहद करीब माने जाने वाले अंजनी कुमार सिंह, जदयू के वर्तमान जिला अध्यक्ष, जिन्होंने विगत कई वर्षों से सांगठनिक जन समस्याओं को लेकर के जनता के बीच में जाने की बात, कंपेनिंग करना, पब्लिक में अपनी बातों को खुल करके रखना, इन सभी चीज़ों को वो खुल करके सारी बातें रखते हैं। तीसरी दावेदारी यहाँ विधानसभा चुनाव के पहले से जो अपनी गतिविधियां जनता से जुड़ने के लिए चला रहे हैं, एक प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर राकेश रंजन जी का नाम आता है। डॉक्टर राकेश रंजन जी भी अपने जदयू के प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के बीच गहरी पैठ रखते हैं। उनके पीठ पर भी किसी बेहतरीन और उत्कृष्ट राजनेता के हाथ होने की सूचना मिल रही है, तो उनकी दावेदारी भी बनती दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सत्ता में पहले से आया हुआ है या जिनके पास राजनीतिक पृष्ठभूमि बेहतर है, तो ये जीत किसकी होगी टिकट की, ये भी गर्भ में छिपा हुआ है। जदयू की दावेदारी सबसे सशक्त इसलिए है चूंकि यहां से 2 प्रत्याशी उनके जीत चुके हैं, आर कनौजिया और गजानंद शाही। तीसरा, कांग्रेस से पलट करके फिर जदयू से आने वाले सुदर्शन जी। अगर जदयू को टिकट जाती है तो चेहरा कौन होगा, ये सोचने की बात है। लेकिन ये 3 प्रत्याशी जदयू से सशक्त सामने रूप से पिछले कई दिनों से, और सुदर्शन जी के तो आने के बाद ये चर्चा हुई कि वो जदयू से हैं, लेकिन ऐसे इन दोनों का नाम जदयू से ऑलरेडी उछाला जा रहा था। तो अब 3 चेहरे हो गए। भाजपा से अभी तक के गतिविधियां तो विभिन्न लोगों की क्षण क्षण बदलती रही, लेकिन प्रमुख नाम शुरू से रहा तो भाजपा के 2 बार जिलाध्यक्ष रह चुके संजीत प्रभाकर जी, राज्य कार्य समिति वर्तमान सदस्य, और भाजपा में उनके दादाजी भी बहुत दिनों तक यहाँ शेखपुरा के पितामह माने जाते हैं भाजपा के लिए। तो ऐसी स्थिति में उनका भी पृष्ठभूमि भाजपा के लिए समर्पित कार्यकर्ता के रूप में, तो उनकी दावेदारी भी बनती है संजीत प्रभाकर जी की। डॉक्टर पूनम शर्मा महिला होने के बाद भी एक ऐसा नाम है जिसने बहुत कम समय में लोगों के बीच, न केवल महिलाओं के साथ, वो आई थी यहाँ शेखपुरा ज़िला में या फिर भाजपा के साथ यहाँ स्थानीय राजनीति में महिला मोर्चा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत, लेकिन स्थानीय समस्याओं में रुचि लेने के बाद जन जन से जुड़ने में उनकी भूमिका से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। आज उनकी लोकप्रियता बच्चों बच्चों तक है, तो वो भी एक चेहरा माने जा रहे हैं। ये दोनों भी नूरा कुश्ती में हैं। भाजपा के आंतरिक गतिरोध की चर्चा मैं करके किसी भी पार्टी को कमज़ोर दिखलाने की कोशिश नहीं करूंगा। जदयू के खेमे में आंतरिक विरोध क्या है, ये गंदी राजनीति की बात होगी। अभी मैं स्पष्ट तौर पर मेरे चैनल के द्वारा बिल्कुल सकारात्मक बातें आपके सामने रखी जाएंगी। कौन क्या क्या गुटबाजी, ये चर्चा बाद में आगे अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपके बीच रखूंगा। लेकिन फिलहाल ये बातें मैं खुल के कह देना चाहता हूं कि दावेदारी के तौर पर संजीत प्रभाकर जी, डॉक्टर पूनम शर्मा जैसे शख्सियत अभी भी लगे हुए हैं। यहां तक कि गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इनकी कंपनी पटना स्तर पर अभी भी वर्तमान में जारी है, जो आने वाले 3-4 दिनों के अंदर कोई भी गुल खिला सकती है। लोजपा के बारे में मैं सबसे पहले चर्चा कर चुका। गठबंधन का तीसरा सदस्य लोजपा राज्य स्तर पर अच्छी खासी सीट की मांग जदयू और भाजपा से रख रही है। बरबीघा विधानसभा नवादा लोकसभा के अंतर्गत आता है, जबकि जिले की दूसरी सीट शेखपुरा में चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं वहां के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के से जीतने वाले उम्मीदवार हैं। तो ऐसी स्थिति में जिले में दोनों विधानसभा पर उनकी दावेदारी है। गठबंधन कौन सा धर्म पालन करके कौन सी सीट किसके पाले में देगा, ये कहना मुश्किल। लेकिन अगर सीट देगा तो चेहरे कौन होंगे? चेहरा यहां पर 2 प्रमुख नाम है, जिसमें सबसे पहला नाम सेल्फ प्रोजेक्टेड डॉक्टर मधुकर,
विभिन्न क्षेत्रों से सड़क निर्माण की बात हो, गंगटी मोड़ पर की बात हो, ग्रामीण स्तर पर विकास की बात हो, ट्रांसफार्मर सप्लाई करने की बात हो, फिर इस कोरोना काल में आने जाने वाले प्रदेश से लौटने वाले लोगों के भोजन पानी की, रहने की व्यवस्था, सरकारी योजनाओं के लाभ देने की, इनकी भूमिका काफ़ी सराहनीय रही। हालांकि कुछ लोग इसको दबी जुबान से ये भी कह रहे थे कि सभी विधानसभा की तैयारी थी, क्योंकि इसके पहले भी उनकी कोई भूमिका इस प्रकार की देखी नहीं गई, ऐसा लोग विरोधी कह रहे हैं। लेकिन विरोधियों के ऐसे कहने से मुझे क्या, मैं तो अपनी बात रख रहा हूं। उनका कहना है कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आपने वार्ड में नहीं जीता, लेकिन सच्चाई है कि सांसद के जिताने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। तो लोग बहुत तरह की बातें करते हैं और जवाब भी बहुत तरह से दिया जाता है। तो हम उन चर्चाओं पे नहीं जाएंगे, हम उनकी उम्मीदवारी की बातें कितनी सशक्त है यह बात मैं रख देना चाहता हूं कि डॉक्टर मधुकर भी एक प्रमुख चेहरा है लोजपा से, जो अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा है और सूरजभान सिंह के बेहद करीबी हैं, चंदन सिंह के प्रिय पात्र हैं और स्थानीय कार्यशैली भी उनकी लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो उनकी एक दावेदारी है। दूसरी तरफ दबी जुबान से यह भी बात है कि सूरज दादा यानी कि सूरजभान सिंह अगर ये सीट किसी को देंगे भी तो अपने भाई को क्यों नहीं, तो कन्हैया जी यहाँ की उम्मीदवारी क्यों नहीं पा सकते। तो कन्हैया जी भी इस बात की चर्चा सांसद की निर्वाचन के दौरान दबी जुबान से कुछ लोगों के बीच कह चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में मधुकर जी नज़दीकी हैं सूरजभान जी के और एक भाई हैं। अब इन दोनों में सूरजदा का निर्णय क्या होता है, दैट मीन्स सूरजभान सिंह सांसद निवर्तमान पूर्व सांसद जो पार्टी के कद्दावर नेता हैं उनकी क्या भूमिका होती है, यह बात देखने की होगी। तो अब ऐसी स्थिति में देखना यह होगा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अभी तक के जो खुल करके 3 जदयू से सुदर्शन जी, अंजनी जी और डॉक्टर राकेश रंजन, भाजपा से संजीत प्रभाकर, डॉक्टर पूनम शर्मा, लोजपा से डॉक्टर मधुकर, कन्हैया जी, इन सभी नामों में सबसे पहले तो कौन सी पार्टी में सीट जाती है और जिस पाले में सीट जाती है उसके कौन से चेहरे में अपनी पहलवानी पहले पादान पर पहले चरण में जीत हासिल होती है टिकट लेने के होड़ में, यह देखना दिलचस्प होगा। अब आइए विपक्ष की ओर चलते हैं। विपक्ष में जो बात है, सबसे पहले पदेन विधायक जिस पार्टी के थे और वो भी सबसे राष्ट्रीय पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस की, तो चर्चा हम कांग्रेस से करेंगे। जब वर्तमान विधायक जदयू छोड़कर कांग्रेस छोड़कर जदयू में आ गए तो निवर्तमान विधायक गजानंद शाही जी, निवर्तमान मतलब ठीक पूर्व, उनको भूतपूर्व कहिए, भूतपूर्व विधायक गजानंद शाही जी जदयू छोड़कर कांग्रेस में चले गए। इनका कांग्रेस का विरासत रहा है पूर्वजों की तरफ से, जदयू में आकर के इन्होंने नीतीश जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो ये जदयू से जाने वाले कांग्रेस में 25 वर्षों से वो कोषाध्यक्ष रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गजानंद शाही जी। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी अपनी एक पैठ है। कांग्रेस के टिकट के लिए लड़ने वालों में प्रमुख चेहरे में विकासवीर, त्रिशूलधारी सिंह, मुकेश कुमार, सभी लोग अपने ऊंचे स्तर पर अपनी पैरवी के साथ लगे हुए हैं। त्रिशूलधारी सिंह यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़कर 17,000 मत प्राप्त करके एक जबरदस्त पृष्ठभूमि रखते हैं। सुनने में ऐसा आता है कि उनके दबंग विधायक भाई रिश्ते में अनंत सिंह बाहुबली विधायक उनका पृष्ठपोषण कर रहे हैं कांग्रेस में। तो ऐसी स्थिति में उनकी दावेदारी को इनकार नहीं किया जा सकता। मुकेश जी के साथ राष्ट्रीय स्तर के भी कुछ नेताओं का हाथ है जो प्रदेश स्तर पर अपनी बात रख करके इनका पृष्ठपोषण कर रहे हैं। तो इनकी दावेदारी को भी हम क्यों कमजोर माने। जनता के बीच इनका भी पोस्टर के द्वारा, बैनर के द्वारा, जनता से मिलने के द्वारा इनका कार्यक्रम जारी है। विकास कुमार वीर के बहुत सारे प्रतिनिधि यहाँ आए, कांग्रेस के पदाधिकारी, जिन्होंने यहाँ करके टोह लेने की कोशिश की और यहाँ के कार्यकर्ताओं के बीच विकास कुमार वीर का नाम लेकर के लोगों को चौंकने पर विवश कर दिया, क्योंकि सबसे युवा छवि वो है। तो विभिन्न चेहरों पे नाम चर्चा चल रही है। क्या चुने गए भूतपूर्व विधायक गजानंद शाही आएंगे, या 17,000 निर्दलीय रहने के बाद मत लेने वाले और कई वर्षों से नगर परिषद में अपने बेटे रोशन कुमार को प्रोजेक्ट करने के बाद अपनी स्थिति पंचायत में मुखिया और एक ज़माने में लल्लन सिंह के समय में यहाँ जिला परिषद से लेकर के विभिन्न पदों पर जिताने वाले त्रिशूल सिंह, विभिन्न चेहरों पर आज क्या भूमिका गुल खिलाएंगे, ये कहना मुश्किल होगा और देखना भी दिलचस्प होगा। तो कोई कांटे की टक्कर चल रही है, कोई कम नहीं है, कोई भी टिकट लेकर आ सकते हैं। यह स्थिति कांग्रेस में है। अब रह गई बात राजद की। राजद दूसरा सबसे सशक्त दावेदार है,
क्योंकि राजद के भी कुछ प्रत्याशी विभिन्न मौकों पर इंडिपेंडेंट या गठबंधन से कभी लड़े हैं और अच्छी खासी सीट ली है, चूंकि कैडर वोट उनके यहाँ भी अच्छे खासे हैं। अलग बात है कि सवर्ण बहुल क्षेत्र में उनके मतदाताओं की संख्या जातिवार स्थिति में थोड़े पीछे हैं और उनका वितरण भी हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये कि वो टसल नहीं करते, ऐसी बात भी नहीं। और इस बार महागठबंधन एक सशक्त भूमिका की आबो हवा मिल रही है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें प्रमुख नाम आ रहा है, आश्चर्य होगा, ये भी कांग्रेस की विरासत से आते हैं, चूंकि मिट्टी ही कांग्रेस की थी बिहार केसरी की जन्मभूमि के कारण। और मैंने जैसा इसका इतिहास बताया कि यहाँ अब तक के जीतने वाले 2 विधायकों को छोड़कर, गजानंद शाही और आर कनौजिया, इसके अतिरिक्त भी 1-2 और हुए जो निर्दलीय रहे और आपातकाल संकट काल में इंदिरा गांधी के शासनकाल में यहाँ से जीते, वो अलग, उन चंद अपवादों को छोड़ दिया जाए तो ये पूरी मिट्टी कांग्रेस की रही। अब ऐसी स्थिति में उसी खानदान से आने वाले स्वराज बाबू के पोता, बिहार केसरी के परपौत्र श्री अनिल कुमार सिन्हा जी, वो भी यहां से पिछली बार चुनाव लड़े थे, तो इस बार वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव हैं। उनकी दावेदारी भी कम नहीं आंकी जा सकती। ऐसा भी सुनने में आया है कि राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह जो स्वर्गीय हुए कोरोना के चलते, उनका आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त हो गया था, लेकिन अफसोस कि किसी कारण से वो चले गए और फिलहाल पार्टी में कुछ इस प्रकार की बैठकें नहीं हुई है, शोकाकुल हैं सब, तो इनके नाम पर अभी चर्चा का बाजार गर्म है। दूसरा, जो कांग्रेस से संघर्ष कर रहे हैं त्रिशूल बाबू, वो राष्ट्रीय जनता दल से भी प्रयासरत हैं, ये भी सूचना मिल रही है, क्योंकि इस बार वो चुनाव लड़ेंगे किसी न किसी पार्टी के टिकट पर, यह कन्फर्म है। तो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल दोनों की तरफ से त्रिशूल बाबू की भूमिका बराबर चल रही है। अब दोनों में उनका विजय कहां होता है या दोनों में होता है या नहीं होता, यह तो बाद की बात है, लेकिन प्रयास में कोई कमी नहीं है और उनके बारे में यह मानना है कि मतदाताओं में उनकी गहरी पैठ है और उनके अपने मत किसी पार्टी के बगैर भी 15 से 17 हजार है, जो कि पहले इस बात को साबित कर चुके हैं। अगर उनकी दावेदारी बनती है तो विपक्ष में के होन पार्टी से आने के बावजूद भी उनकी जीत की दावेदारी सशक्त होगी, यानी कि जो प्रमुख दावेदार होंगे उसका ध्रुवीकरण जो होगा उसमें उनकी भूमिका परोक्ष प्रत्यक्ष किसी भी रूप में सबसे महत्वपूर्ण होगी। तो कांग्रेस के बाद और राजद के बाद आइए हम आपके सामने चर्चा करते हैं, जिसकी चर्चा मैंने शुरू में कर रखी थी कि छोटे छोटे मतों के कैडर को इकट्ठा करके उनकी भूमिका इकट्ठा होने के बाद एक विपक्ष से ज़्यादा सशक्त होगा। वो निर्दलीय होंगे, छोटी पार्टियों में बसपा, आम आदमी पार्टी, निर्दलीय, इन सभी चेहरों में अपने पंचायत स्तर पर ही वो 1000, 1500, 2000 का वोट काटेंगे। जो और बड़ी पार्टी से आएंगे वो अपने कैडर वोट को 2000, 4000 काटेंगे। लेकिन अगर ये संख्या 2, 4, 5 की रह गई और 2, 3 हजार वोट काट लिए तो 15 से 17 हजार 15 से 17 हजार वोट अगर काट लेते हैं तो 2,28,000 टोटल मतदाताओं में 50% बरबीघा के विधानसभा के में मतदाताओं की संख्या अमूमन औसत देखी गई है भारतीय निर्वाचन आयोग के डाटा के अनुसार। तो ये 50 से 51% का मतदान इस बार कोरोना काल में क्या 51 क्रॉस करेगी या औसत निर्वहन करेगी या इससे नीचे जाएगी। अगर ऐसा होता है तो मान लीजिए कि 1 लाख के आसपास मतदान होता है, 1,14,000 के आसपास, और 1,14,000 में 15,000, 20,000 के आसपास नोटा और निर्दलीय जैसे लोगों के द्वारा काट लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में 90,000 के बीच में लड़ाई होगी और इसका ध्रुवीकरण होगा। अगर कोई और शख्स इसमें कूद पड़ा और जो अपने 5 से 10,000 के आसपास, जैसे कुछ लोगों ने पिछली बार 10 से 15,000 मत निर्दलीय से खड़ा होने के बाद लाए थे, अगर इस बार ले आए तो स्थिति बिगड़ सकती है। और इसमें फायदा सत्ता का होगा, इसलिए फायदा सत्ता का होगा क्योंकि विपक्षी मत बट जाएंगे और सत्ता के जो कैडर वोट हैं वो ले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सत्ता पक्ष की स्थिति दावेदारी बनती है। तो कंपेनिंग किसका कैसा है, कौन सी रणनीति के तहत राजनीति की जाएगी, क्या बात विकास की होगी, क्या बात स्थानीय मुद्दे की होगी, क्या बात राज्य स्तर पर चलने वाले विभिन्न चीज़ों की होगी, शिक्षा, विभिन्न चीज़ों पर। अब ऐसी स्थिति में एक सबसे बड़े तिस्मार खान जो कभी भी कोई भी गुल खिला सकते हैं, और वो अंतिम नहीं सबसे महत्वपूर्ण नाम है, वो है शिव कुमार सिंह का। समाजवादी नेता शिव कुमार सिंह पिछली बार रालोसपा की सीट पर उन्होंने
नाको चने चबा दिए। उनके बारे में ये जानकारी पूरे क्षेत्र को है कि उन्होंने ना केवल सुदर्शन जी को बल्कि उनके दादाजी के साथ भी उनको चुनाव लड़ने का, अलग बात है कि दोनों से पराजय मिली, लेकिन दोनों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी उनकी वजह से। क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्थानीय समस्याओं से जुड़े रहे हैं। 1977 में जयप्रकाश क्रांति के लड़ाकू विमान हैं, भाषावीर हैं और विपक्षियों पे निशाना साधने में महारथ हासिल है। तो ऐसी स्थिति में वो भी कैंपेनिंग कर रहे हैं। सुनने में यहाँ तक आया है कि राष्ट्रीय जनता दल से उनके भी लगाव बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो किस रास्ते पे आएंगे, कौन सी टिकट के माध्यम से वो आकर के अपनी भूमिका निभाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। और अगर वो आ जाते हैं, अगर टिकट लेके आते हैं, तब तो उनकी दावेदारी देखने लायक होगी। अगर नहीं भी आते हैं और निर्दलीय भी लड़ जाते हैं तो परेशानी क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो ऐलान कर चुके थे कि किसी भी रूप में मुझे सत्ताधारी दल का विरोध करना है और यहां से उनके प्रतिनिधि को विजय नहीं होने देना है। तो ऐसी स्थिति में अभी हाल फिलहाल रोड के निर्माण के लिए उन्होंने जो आमरण अनशन किया है और गाहे बगाहे उनका आंदोलन जारी रहता है, तो उन लोगों के बीच चर्चा का विषय है। तो कई ऐसे नाम हैं जो विपक्ष से यानी सत्ता पक्ष से हट करके कुछ ऐसे चेहरे हैं जो इस 2020 के निर्वाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। खेल इतना आसान नहीं। मन में पुलाव हवाई ख्याली पुलाव पकाना आसान सा काम है, लेकिन इतना आसान काम नहीं। जो नूरा किश्ती टिकट लेने के लिए किया जा रहा है, फिर दूसरी कुश्ती उन्हें जीतने के लिए करनी होगी। जीतने में विकास की बातें तो अक्सर हाँ झूठी और बेमानी साबित हो जाती है। बात अंत में जाति की आती है और जाति में सबसे ज़्यादा वोट देने वाले भूमिहार विभिन्न जाति रिश्तेदारों में, कोटियों में बट जाते हैं और ऐसी स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा जाती है कैडर वोट। वो महादलित की, पिछड़े की, अति पिछड़े की, मुस्लिम वोट्स, इस प्रकार के वोट्स पोलराइज किए जाते हैं, उनके लिए मुद्दा बनाया जाता है और अपने अपने पार्टियों से संबंधित क्षेत्रों में वो जुड़ जाते हैं और मतदान होता है और यहीं से जीत और हार का निर्णय होता है। तो ये सभी चेहरे आने वाले समय में टिकट को लेकर फील्ड में आएंगे, जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी होगा। मतदाताओं को रुझाने के लिए अपनी बातें रखी जाएगी और फिर चुनावी बिगुल के बाद, शंखनाद होने के बाद फिर देखना यह है कि जनता किसको विजय माला पहनाती है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से टिकट लेने के बाद या टिकट की घोषणा होने के बाद उन चेहरे जो छन करके इन सभी नामों में से आएंगे टिकट लेकर, उनकी पृष्ठभूमि क्या है इस पर चर्चा करेंगे। फिर स्थानीय समस्याएं क्या है, इन सभी बातों पर अपनी बातों को रखेंगे और जनता का रुझान क्या है, ये जनता के बीच जाकर धरातल से जुड़ करके इन सभी बातों को आपके नज़दीक पहुंचाएंगे। आप देखते रहें 11 आवर न्यूज यूट्यूब न्यूज चैनल को। हम हर बातें निष्पक्ष और पूर्ण पारदर्शिता के साथ आपके सामने रखेंगे। मैं नायक मिश्रा आपको धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं।